आज की हमारी कहानी का नाम है बंटवारा किसी लड़ाई का अंत नहीं। आज कुमुद का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वह गुस्से से अपनी देवरानी सुमन से बोलती है, सुमन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फूल से बच्चे को भला बुरा कहने की। तो दूसरी तरफ से सुमन भी पैर पटकते हुए बोलती है, भाभी आप अपनी औकात में रहिए। 5 महीने हो गए हैं तब से आप लोग बैठे बैठे ही खा रहे हैं और मेरा पति ही बेचारा इस घर का खर्च झेल रहा है। अगर मैंने तुम्हारे बेटे को थोड़ा बोल क्या दिया तो आप इतना आग बबूला हो गई हैं ऐसे मैंने किसी का कत्ल कर दिया हो। सुमन की बात सुनकर कुमुद बोलती है, अगर तुम्हारा पति घर का खर्च चला रहा है तो हमारी कोई मजबूरी है, और हाँ अगर तुम लोग हमारा खर्च भी झेल रहे हो तो कोई एहसान नहीं कर रहे हमारे ऊपर। और फिर कुमुद आगे बोलती है, और तुम जो हरामखोरों की तरह घर में पड़ी रहती हो, घर का जरा सा भी काम तुमसे नहीं होता, उसका क्या। तभी सुमन बोलती है, तो क्या आप चाहती हैं कि मेरा पति भी नौकरों की तरह बाहर लगा रहे और मैं यहाँ पर नौकरानियों की तरह काम करती रहूं। तो कुमुद बोलती है, तो मैं क्या इस घर की नौकरानी हूँ। तब सुमन आगे बोलती है, आपकी जो मर्जी, आप जो चाहें वो सोचें, समझी आप। कुमुद ने जैसे ही सुमन की यह बात सुनी तो उसने तुरंत ही सुमन के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। कुमुद ने जैसे ही सुमन के गाल पर तमाचा जड़ा तभी सुमन का पति राजीव चिल्लाकर बोला, भाभी आपकी इतनी हिम्मत कि आप मेरी पत्नी पर हाथ उठाओ। राजीव को चिल्लाता देखकर उसका बड़ा भाई संजीव भी किचन में आ जाता है। अब तो दोनों भाइयों में भी बहुत जोर की कहासुनी होने लगती है। ऐसा लग रहा था कि मानो आज तो घर में महाभारत का युद्ध ही छिड़ गया हो। इधर सुमन के पति राजीव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह अपने बड़े भाई यानी कुमुद के पति संजीव का कॉलर पकड़ लेता है। उसी समय संजीव और राजीव के पिताजी श्याम प्रकाश जी का घर में प्रवेश होता है। लड़ाई की आवाजें तो श्याम प्रकाश जी को घर से कुछ दूर से ही सुनाई देने लगी थीं, लेकिन घर में ही घुसते ही उन्होंने जब अपने दोनों बेटों को यूं लड़ते देखा और एक दूसरे का कॉलर पकड़े देखा तो वे आश्चर्य से दंग रह गए। और जैसे ही दोनों बेटों ने भी अपने पिता को आते देखा तो वे एक दूसरे पर उंगली उठाते हुए एक दूसरे की गलतियां बताने लगे। श्याम प्रकाश जी को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उन्होंने आश्चर्य भरी निगाहों से अपनी बहुओं की तरफ देखा तो वे दोनों तो आपस में ऐसे लड़ रही थी कि जैसे एक दूसरे का खून ही पी जाएंगी। तभी कुमुद ने एक झन्नाटेदार झापड़ फिर से अपने ससुर के सामने सुमन को जड़ दिया। अभी श्याम प्रकाश जी कुछ बोलने ही वाले होते हैं कि राजीव संजीव का कॉलर पकड़कर बोलता है, अब मैं बिल्कुल भी नहीं रहूंगा इनके साथ। आज पिताजी हमारा बंटवारा कर दे, हमें इस घर में एक साथ नहीं रहना है। बंटवारा का नाम जैसे ही श्याम प्रकाश जी सुनते हैं तो वह अंदर तक सहम जाते हैं। वे सोचते हैं कि मेरे हंसते खेलते परिवार को क्या हो गया है। अभी कुछ महीने पहले तो परिवार का हर एक सदस्य एक दूसरे पर जान छिड़कता था, लेकिन आज ये सब क्या हो रहा है। तभी कुमुद भी चिल्लाकर बोलती है, हाँ हमें भी आपके साथ रहने का कोई शौक नहीं है। आज कुमुद के मुंह से ऐसी बातें सुनकर तो श्याम प्रकाश जी भी दंग रह जाते हैं। इतनी शांत और हंसमुख और बहुत ही समझदार कुमुद का यह रूप देखकर श्याम प्रकाश जी के आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहता है और वह इतनी जोर से चिल्लाकर बोलते हैं, बंटवारा किस चीज का बंटवारा, सभी निकल जाओ इस घर से। मैंने तुम लोगों को इतने प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया, तुम लोगों की छोटी बड़ी सभी इच्छाओं का ध्यान रखा, और तुम दोनों को शर्म नहीं आई हमें बुढ़ापे में यह दिन दिखाते हुए। अरे नालायकों, तुम्हें तो अपनी पत्नियों को लड़ने से रोकना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए। उल्टा तुम लोग ही एक दूसरे पर तलवार तान कर खड़े हो गए हो।
क्या यही संस्कार दिए थे हम लोगों ने तुम लोगों को? और कुमुद, तुमसे तो हमें बिल्कुल भी यह उम्मीद नहीं थी। और पास रखी हुई कांच की गिलास को तेजी से जमीन पर फेंकते हुए श्याम प्रकाश जी बोलते हैं, बंटवारा तो इस घर का मैं कभी नहीं करूँगा। तुम लोगों को जाना है तो निकल जाओ इस घर से। मेरे घर में तुम जैसे नालायकों की कोई जगह नहीं है। श्याम प्रकाश जी द्वारा फेंका गया कांच का गिलास तो चकनाचूर हो जाता है, लेकिन तभी श्याम प्रकाश जी की पत्नी दुर्गा जी का भी घर में प्रवेश होता है। दुर्गा जी सुबह सुबह मंदिर पूजा के लिए गई हुई थी। वह जैसे ही अपने पति को इतने क्रोध में देखती हैं तो उनको शांत कराने का प्रयास करने लगती हैं, लेकिन आज श्याम प्रकाश जी का गुस्सा तो सातवें आसमान पर था। वह चिल्लाकर बोलते हैं, देखो अपने लाडलों की करतूत, इन लोगों को इस घर का बंटवारा चाहिए। आज अगर गुस्से की बात करें तो श्याम प्रकाश जी का गुस्सा डाल था तो उनके दोनों बेटों का गुस्सा पात था। आखिरकार झगड़े का अंत यही हुआ कि दोनों बेटे झगड़ा करके अपने अपने कमरे में चले गए और श्याम प्रकाश जी गुस्से में आंगन में पड़े लकड़ी के तख्त पर बैठ गए। दुर्गा भवन अपने मोहल्ले का सबसे नामचीन घर था और श्याम प्रकाश जी ने बड़े ही प्यार से इस घर का नाम अपनी पत्नी दुर्गा जी के नाम पर रखा था। दुर्गा भवन में दुर्गा जी का एक बड़ा बेटा संजीव और उसकी पत्नी कुमुद और एक 10 वर्षीय बेटा आर्यन रहता है। साथ ही दुर्गा जी का छोटा बेटा राजीव अपनी पत्नी सुमन और 3 वर्षीय बेटी पिंकी के साथ रहता है। संजीव अपनी पत्नी कुमुद से चिल्लाकर बोलता है, जिस घर में भाई भाई में फर्क होता है और आज तो हद ही हो गई, बहुओं में भी फर्क होने लगा है। अब हम इस घर में एक पल भी नहीं रह सकते। कुमुद जल्दी से अपना सामान बांधो, हम इसी वक्त इस घर को छोड़कर कहीं और रहेंगे जाकर। लेकिन तभी संजीव की पत्नी कुमुद बोलती है, नहीं संजीव, ऐसा ना करो, गलती तो मेरी भी है, आज मुझे भी बहुत गुस्सा आ गया। नहीं कुमुद, आज मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगा। अरे संजीव, पिताजी ने गुस्से में कह दिया, उनके कहने का मतलब यह नहीं था, वह गुस्से में ऐसा बोल गए। पिताजी की नज़र में तो आप दोनों भाई समान हो। नहीं कुमुद, मुझे इस घर में रहना ही नहीं, तुम चाहे जो कहो। और संजीव अलमारी से बैग निकालता है और कपड़े भरने लगता है। नहीं संजीव, आज जो घर में झगड़ा हुआ उसकी जिम्मेदार सिर्फ मैं ही हूँ, कोई और नहीं। मुझे ही ध्यान रखना चाहिए था कि मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, मुझे इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था। इतना कहकर कुमुद रो पड़ती है। तो संजीव बोलता है, नहीं कुमुद, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी वही करता जो तुमने किया। पर संजीव, तुम्हें मेरी कसम, हम इस घर को छोड़कर नहीं जाएंगे। तो संजीव गुस्से से अपना बैग बेड पर पटककर घर से बाहर निकल जाता है। घर से बाहर निकलते हुए उसकी नज़र आंगन में बैठे अपने माता पिता पर पड़ती है, लेकिन वह तनतनाता हुआ मेन गेट से बाहर निकल जाता है। इधर आंगन में बैठे श्याम प्रकाश जी और दुर्गा जी कभी अपने घर को कभी बाहर जाते हुए अपने बेटे संजीव को उदास मन से देखे जा रहे थे। रात का खाने का टाइम भी हो रहा था। कुमुद ने जैसे तैसे खाना बनाया, लेकिन किसी का भी खाने का मन नहीं था। सबने बेमन से खाना खाया, लेकिन कोई भी एक दूसरे से नहीं बोल रहा था। रात का भोजन करने के बाद सभी लोग अपने कमरे में चले गए। श्याम प्रकाश जी भी अपने कमरे में सोने के लिए जाने लगे तो कुमुद ने उन्हें रोककर कहा, पिताजी, मुझे आपसे कुछ कहना है। तो श्याम प्रकाश जी बड़े ही गुस्से में बोले, हाँ बोलो, अब क्या बोलने को रह गया है। तब कुमुद बोलती है, पिताजी, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन श्याम प्रकाश जी कुछ न बोलते हुए अपने कमरे में सोने चले गए। कुमुद ने अपनी सासू माँ दुर्गा जी से भी माफ़ी मांगने की कोशिश की।
लेकिन आज दुर्गा जी का भी गुस्सा सातवें आसमान पर था और वह भी अपनी बहू से कुछ न बोलते हुए सीधे अपने कमरे में चली गई। आज ना चाहते हुए अपने घर की दुर्दशा देखकर कुमुद बहुत परेशान हो रही थी। उसने कभी भी अपनी ससुराल में मनमुटाव नहीं होने दिया और आज तो उसके क्रोध के चलते बात यहाँ तक पहुँच गई थी। वह सुमन के कमरे में भी खाना रख आती है, लेकिन सुमन तो अपना मुंह फुलाए कमरे में बैठी रही और एक नज़र उसने कुमुद की ओर देखा भी नहीं। कुमुद उदास मन से अपने कमरे में जाती है तो अचानक से 10:30 बजे उसका फोन बजता है। वह फोन उसके भाई का था। कुमुद फोन उठाती है तो उसका भाई बोलता है, कुमुद, पिताजी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, वह तुमसे मिलना चाहते हैं, क्या तुम पिताजी को देखने आ सकती हो? कुमुद बोलती है, ठीक है भाई, मुझे कल लेने आ जाना। और अपने पति संजीव से बात की तो उसने भी हाँ कर दी। कुमुद ने जल्दी से अपनी पैकिंग की, लेकिन उसका मन अभी भी नहीं लग रहा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी बात अपने सास ससुर से कैसे कहे, क्योंकि वे लोग तो उससे बहुत गुस्से में थे। उसके दिमाग में अचानक एक ख्याल आया और उसने अपनी सारी बात एक खत में लिखी और वह अपने सास ससुर को रात में दूध देने गई तो धीरे से वह खत पिताजी की डायरी में रख दिया, क्योंकि श्याम प्रकाश जी की आदत रोज डायरी लिखने की थी। कुमुद ने सोचा कि पिताजी जैसे ही डायरी में लिखने के लिए डायरी को उठाएंगे तो उनकी नज़र इस पत्र पर जरूर पड़ेगी और वह इस खत को पढ़कर मेरी भावनाओं को जरूर समझेंगे। और वह खत रखकर अपने कमरे में आकर वापस सो गई। सुबह सुबह उठकर कुमुद ने अपने घर का सारा काम निपटाया और जैसे ही सुबह के 8 बजे तो कुमुद का भाई उसे लेने आ गया। कुमुद के भाई को यूं अचानक देखकर श्याम प्रकाश जी और दुर्गा जी दंग रह गईं। तभी कुमुद के भाई ने उन दोनों लोगों के पैर छुए और उनको बताया कि पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है और वह कुमुद को याद कर रहे हैं, तभी मैं उसे यहाँ लेने आया हूँ। अभी कुमुद का भाई श्याम प्रकाश जी और दुर्गा जी से बात कर ही रहा था, तभी संजीव और कुमुद भी आ जाते हैं और साथ बैठकर वे सभी लोग चाय नाश्ता करते हैं और फिर कुमुद अपने भाई के साथ अपने मायके चली जाती है। कुमुद के जाने से घर की सारी जिम्मेदारी दुर्गा जी पर आ जाती है, क्योंकि जब तक कुमुद घर में रहती है तब तक वह उन्हें कोई भी काम नहीं करने देती थी, लेकिन उसके जाने के बाद फिर से गृहस्थी का दायित्व उन पर आ गया। अब दुर्गा जी भी वृद्ध हो चुकी थीं। अब उनके हाथ भी उतनी फुर्ती से नहीं चलते थे जैसे वह चलाया करती थी। इधर कहने को तो दुर्गा जी की दूसरी बहू सुमन भी थी, लेकिन वह घर के कामों से ज़्यादा मतलब नहीं रखती थी। उसका मन हुआ तो अपने बच्चे के लिए कुछ किचन में बनाने आ जाया करती थी, अन्यथा अपने कमरे में बैठी बैठी टीवी ही देखती रहती। सुमन किसी से ज़्यादा बोलती भी नहीं थी, बस वह अपने काम से काम रखती थी। कुमुद के जाने के बाद दुर्गा जी जैसे तैसे घर का काम कर रही थीं, लेकिन सुमन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि काम घर में कोई भी करे, उसे तो बस बैठ के आराम ही फरमाना था। इधर रात को जब श्याम प्रकाश जी ने लिखने के लिए डायरी उठाई तो उन्होंने अपनी डायरी खोली तो वैसे ही उनकी नज़र पत्र पर पड़ी। पत्र की हैंडराइटिंग को देखकर ही वे समझ गए कि यह पत्र कुमुद ने लिखा है, लेकिन श्याम प्रकाश जी अपनी बहू से इतना गुस्सा थे कि उन्होंने डायरी को बंद करके रख दिया और पत्र भी उसी डायरी में रख दिया। पत्र को पढ़े बिना ही वह अपने बेड पर लेट गए। श्याम प्रकाश जी ने 2-3 दिन तक ना तो डायरी लिखी और ना ही पत्र पढ़ा, लेकिन एक रात उनको रात में बेचैनी होने लगी और नींद भी नहीं आ रही थी, तो वह अपनी डायरी लिखने के लिए उठते हैं, लेकिन फिर से उनकी नज़र उस पत्र पर पड़ती है, लेकिन फिर वह डायरी बंद कर देते हैं।
फिर भी उन्हें 15-20 मिनट लेटे इधर उधर करवट बदलते हो जाते हैं, लेकिन उन्हें नींद नहीं आती है। तो वह फिर से अचानक उठते हैं और फिर से डायरी खोलते हैं और डायरी में रखे पत्र को पढ़ने लगते हैं, क्योंकि अब उनसे सब्र नहीं हो रहा था। वह देखना चाहते थे कि इस पत्र में लिखा क्या है। पूज्य पिताजी और माँ जी, चरण स्पर्श। मैं जानती हूँ कि मेरे द्वारा बोली गई कड़वी बातों से आपका मन बहुत दुखी हुआ होगा और मैं आपसे माफ़ी मांगने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही हूँ। मैंने अपने माता पिता समान अपने सास ससुर का दिल बहुत ज़्यादा ही दुखा दिया था। प्लीज़ पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं जानती हूँ कि यह खत पढ़कर आपके और माँ जी की आंखों में भी आंसू आ गए होंगे, लेकिन मेरा बिल्कुल भी यह उद्देश्य नहीं था कि मैं आप लोगों की आंखों में आंसू लाऊं। लेकिन पिताजी और माँ जी, मैं चाहती हूँ कि आपको अपने विचारों से अवगत कराऊं। पिताजी, हमारा परिवार कुछ महीनों पहले कितना खुशहाल परिवार था। हंसता खेलता हमारा परिवार सभी आस पड़ोस के लोगों के लिए एक मिसाल दिया करता था। लेकिन पता नहीं हमारे परिवार को किसकी बुरी नज़र लग गई। पिताजी, आज हमारे घर में जो कुछ भी हुआ उस सब का जिम्मेदार कोई और नहीं, मैं खुद हूँ। पिताजी, मेरी ही गलती है कि मुझे सुमन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन पिताजी, माँ जी, आपने यह भी जानने की कोशिश नहीं की कि मैंने अचानक यह कदम क्यों उठाया। पिताजी, माँ जी, आप ही बताइए कि आज से पहले कभी भी मैंने ऐसी कोई हरकत की हो या किसी के साथ बदतमीजी भी की हो। क्या मैं जिस दिन से इस घर में शादी करके आई हूँ, मैंने किसी से झगड़ा या किसी से ऊंची जुबान में बात भी की हो? फिर पिताजी, आज ऐसा क्या हो गया था जो मुझे ऐसा कदम उठाना पड़ा? तब श्याम प्रकाश जी सोचने लगे कि कुमुद बहू तो सही बोल रही है। बहू कुमुद तो हमारे घर में साक्षात अन्नपूर्णा, लक्ष्मी, सरस्वती बनकर आई थी। कुमुद के आने के बाद तो हमारा परिवार कितना खुशहाल हो गया था। पुरानी बातों को याद करके श्याम प्रकाश जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और श्याम प्रकाश जी की आंखों से आंसू लुढ़क कर पत्र पर गिरने लगते हैं। तभी उनके कंधे पर पीछे से उनकी पत्नी दुर्गा जी हाथ रख देती हैं, तो श्याम प्रकाश जी सकपका जाते हैं। तभी दुर्गा जी उनको देखकर बोलती हैं, अरे आपके आंखों में आंसू कैसे? तभी श्याम प्रकाश जी की आंखों में एकदम आंसुओं की धारा बह निकलती है और वे बहुत ज़्यादा भावुक हो उठते हैं। तो दुर्गा जी उन्हें चुप कराने लगती हैं। तो श्याम प्रकाश जी बोलते हैं, क्या दुर्गा, वास्तव में मेरी गलती ही है? तो दुर्गा जी श्याम प्रकाश जी से बोलती हैं, अरे ऐसा कुछ नहीं, जो कुछ भी हुआ है उसमें गलती किसी की भी नहीं है, बस गलत थे तो हालात। अरे इस संसार में ऐसे कौन से माता पिता होंगे जो अपने बच्चों का बुरा चाहे? नहीं दुर्गा, आज मैं वास्तव में गलत हूँ। तभी दुर्गा जी की नज़र श्याम प्रकाश जी के हाथ में पकड़े खत पर पड़ती है। तो दुर्गा जी पूछती हैं, ये किसका खत है? और पत्र को श्याम प्रकाश जी के हाथ से लेने लगती हैं और पत्र को पढ़कर वे भी रोने लगती हैं। तो श्याम प्रकाश जी उनके हाथ से पत्र लेकर दुर्गा जी को समझाते हैं, सब्र रखो दुर्गा, सब ठीक हो जाएगा। और फिर से पत्र को आगे पढ़ने लगते हैं। पिताजी, माँ जी, सुमन ने आज बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने जो व्यवहार आज किया उसके लिए मैं उसको कभी भी माफ़ नहीं कर सकती। उस समय सुमन के हाथ में जूस का गिलास था। तभी अंकित से धोखे से सुमन को थोड़ा धक्का लग गया, जिससे सुमन के हाथ से जूस का गिलास नीचे गिर जाता है और कांच का गिलास भी चकनाचूर हो जाता है। तभी सुमन ने अंकित को 2-4 थप्पड़ लगा दिए। अंकित रोता रहा, लेकिन सुमन का तो उतने में भी पेट नहीं भरा। उसने गुस्से में आकर अंकित पर तंज कसा और उसे बोलने लगी, तुम लंगड़े के साथ साथ अंधे भी हो।
तभी पीछे से राजीव भैया भी बोले, यह ग्लास जो तुमने तोड़ा है इसकी भरपाई कौन करेगा, तुम्हारा बाप। अरे सुमन तो पराई घर से आई थी, लेकिन राजीव भैया तो अपने ही घर के हैं। मेरे मुंह से यह बात सुनकर मैं अंदर तक टूट गई और मैंने राजीव भैया को इस बात के लिए चिल्लाया भी था। लेकिन तभी सुमन बोलती है, आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को चिल्लाने की? सबसे पहले आप अपने निकम्मे नकारा पति को सही करिए, फिर दूसरे के पति से कुछ बोलिए। हमारे टुकड़ों पर पड़ने वाले नाकारा लोग कहीं के। तभी मैंने सुमन के गाल पर एक तमाचा लगा दिया। उसी वक्त आपका भी आना हुआ और आप भी भड़क गए। मैंने बाद में आपसे और माँ जी से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। इसलिए माँ जी, पिताजी, मुझे ये मजबूरन पत्र लिखना पड़ा। पत्र पढ़ने के बाद श्याम प्रकाश जी और दुर्गा जी को लगा कि सुमन और राजीव के बुरे व्यवहार के कारण ही कुमुद अंदर तक आहत हो गई और अपना धैर्य खो बैठी और ये झगड़ा इतना बढ़ गया। नहीं तो हमारी कुमुद बहुत ही समझदार और सहनशील बहू है। वह कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जिससे घर टूटे। भी दुर्गा जी बोलती हैं, कुमुद बहू तो रोने वालों को हंसाने वालों में से है। अरे देवर भाभी में कितनी बनती थी। जब राजीव की शादी पक्की हुई थी तो कुमुद कितनी खुश थी, कितनी चहक रही थी कि अपने देवर की शादी में यह करेगी वो करेगी, अपनी देवरानी को छोटी बहन बनाकर रखूंगी। अरे कुमुद और राजीव देवर भाभी कम एक दूसरे के दोस्त ज्यादा थे, लेकिन आज देखो वे एक दूसरे से बोलते तक नहीं। तभी दुर्गा जी आगे बोलती है, सुमन कुछ संकुचित स्वभाव की है। उसे अपने पति का किसी से ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं आता है। जरूर उसने ही राजीव को भड़काया होगा। लेकिन तभी श्याम प्रकाश जी बोलते हैं, अरे नहीं दुर्गा, हमारी छोटी बहू सुमन भी इतनी खराब नहीं है, बस थोड़ी सी चंचल है और थोड़ी सी नासमझ भी है। किसी के भड़काने पर भड़क जाती है और किसी को भी कुछ बोल देती है। अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करती, गुस्सा हो जाए तो सबसे लड़ने लगती है और अगर उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए तो सबसे माफ़ी मांगने में भी कोई कसर नहीं छोड़ती है। दिन भर सभी को हंसाती रहती है, लेकिन पता नहीं धीरे धीरे उसका स्वभाव बदल सा गया। वह अब बस अपने से मतलब रखने वाली बन गई है। शुरू में तो दोनों देवरानी जिठानी सगी बहनों की तरह रहती थीं, लेकिन जब से संजीव और अंकित का भयंकर एक्सीडेंट हुआ तब से घर की सारी जिम्मेदारी राजीव के कंधे पर आ पड़ी। तब से अचानक दोनों में बातचीत ही बंद हो गई। तब दुर्गा जी बोलती हैं, मैंने एक बार कुमुद से बोला भी कि बेटा कोई बात है, तो वह बोली भी थी, कुछ नहीं माँ जी, सब ठीक है, आप चिंता मत करिए, और उसने हंसकर मेरी बात को टाल दिया। फिर कुछ दिनों बाद मैंने सुमन से पूछा तो वह मुझसे गुस्से में बोलती है, मुझसे क्या पूछती हो, अपनी लाडली बहू रानी से पूछो जाकर। मुझे तो लगता है सुमन जरूर कुमुद को ताना मारती होगी। फिर श्याम प्रकाश जी बोलते हैं, अब चुप भी करो, मुझे खत आगे पढ़ने दो। श्याम प्रकाश जी खत आगे पढ़ते हैं। पिताजी, माँ जी, आप लोग तो जानते ही हैं कि छोटे बच्चे कितने कोमल हृदय के होते हैं, और हमारे अंकित का तो उस हादसे के बाद आत्मविश्वास ही टूट गया है। बड़ी मुश्किल के बाद मैं अंकित को उस हादसे से बाहर लेकर आई हूँ। कभी भी मैंने उसे यह एहसास नहीं होने दिया कि वह सामान्य बच्चों की तरह चल या दौड़ नहीं सकता। लेकिन सुमन ने तो उस दिन हद ही कर दी। उसने उस दिन अंकित को पैरों के साथ साथ दिल से भी अपाहिज कर देने वाले शब्द बोले। सुमन मुझे ताना मारती थी तो मैं सह लेती थी, लेकिन आज बात मेरे बेटे और मेरी पति की है। आप दोनों लोग तो समझते ही हैं कि संजीव अभी भी जरा सी बात पर अपना आत्मविश्वास खो देते हैं। अरे हम लोगों को तो उन दोनों का हौसला बढ़ाना चाहिए
लेकिन सुमन और राजीव भैया ने तो उन दोनों का जगाया हुआ आत्मविश्वास ही खत्म कर दिया। लेकिन पिताजी, उस दिन आपका जो व्यवहार था वो भी आश्चर्यचकित कर देने वाला था। पिताजी, आप तो हमेशा अच्छा ही फैसला करते थे। आप सदा ही सोच समझकर निर्णय लेते थे। तो उस दिन आपने बिना सच्चाई जाने सारा दोषारोपण मुझ पर ही क्यों जड़ दिया? पिताजी, आपको तो पूरी बात मालूम ही नहीं थी और मैं आपको पूरा किस्सा बताना भी चाह रही थी, लेकिन आप मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। तब पत्र पढ़ने के बीच में ही दुर्गा जी श्याम प्रकाश जी से बोलती हैं, जब आपको पूरी बात नहीं पता थी तो आपने बीच में दखल क्यों दिया? तो श्याम प्रकाश जी बोलते हैं कि दुर्गा, मुझे गुस्सा इस बात पर आया कि कुमुद ने सुमन पर हाथ उठाया और राजीव अपने बड़े भाई का कॉलर पकड़े खड़ा था और वे चारों एक दूसरे से जानवरों की तरह लड़ रहे थे। वहीं मेरे दोनों बच्चे अंकित और पिंकी एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए सहमे हुए खड़े थे। उन दोनों मासूमों के दिल पर क्या बीती होगी, और मुझे अपने घर में ऐसा हिंसात्मक माहौल बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तभी दुर्गा जी बोली, मैंने भी जब आपको क्रोध में देखा तो मैं आपको शांत कराने लगी। तभी श्याम प्रकाश जी आगे बोलते हैं, अरे संजीव की एक बात मुझे बहुत खराब लगी। जब मैंने कुमुद को चिल्लाया तो वह बोला कि आप मुझ में और राजीव में भेदभाव भरा व्यवहार करते हैं। अब तो आप दोनों बहुओं में भी भेदभाव करने लगे हैं। अरे दुर्गा, कोई पिता भी अपने बच्चों में कोई भेदभाव करेगा? अरे हमारे लिए तो हमारे दोनों बच्चे मेरे दोनों हाथ के समान हैं। फिर बताओ दुर्गा, मैं गलत कहाँ हूँ? अरे मैं एक बुजुर्ग पिता हूँ, तुम बताओ, मेरे लिए तो सब बराबर हैं। लेकिन जब मेरे दोनों बच्चे घर में लड़ाई करते हैं तो मेरा दिल रोता है। फिर श्याम प्रकाश जी खत आगे पढ़ते हैं। कुमुद आगे लिखती है, मैं भी इस घर की बड़ी बहू हूँ और मुझे भी इस घर में मान सम्मान मिलना चाहिए। पिताजी और माँ जी, मैं सब कुछ सह सकती हूँ, लेकिन अगर बात मेरे पति और मेरे बच्चे पर आई तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप लोग ही बताइए कि क्या मैंने अपनी जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभाई? मैंने तो सुमन के हर ताने को बर्दाश्त कर लिया, उसकी हर अनुचित बात को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन आज तो उसने हद ही कर दी। पिताजी, माँ जी, बस मैं इतना चाहती हूँ। मैं स्वार्थी नहीं हूँ और मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि इस घर में कोई मेरे पति की कमाई का मजाक ना बनाए। भाई, अब जितना भी कमाएंगे हम लोग उसी में अपनी गृहस्थी अच्छे से चला लेंगे। लेकिन अब मैं अपनी देवरानी सुमन से अलग होना चाहती हूँ। लेकिन पिताजी, माँ जी, मैं सिर्फ सुमन से अलग होना चाहती हूँ, आपसे या माँ जी से नहीं। लेकिन पिताजी, सुमन को अलग कर दीजिए। हम आपके साथ ही रहना चाहते हैं और हमारे लिए ये बड़ी सौभाग्य की बात होगी कि आप लोग हमारे साथ रहेंगे। जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आपकी कुमुद। श्याम प्रकाश जी खत पढ़कर डायरी में फिर से रख देते हैं और फिर अपनी पत्नी दुर्गा जी से बोलते हैं, दुर्गा, मैं कुमुद का दर्द समझता हूँ। तब दुर्गा जी बोलती हैं, जरूर सुमन को उसकी माँ ने ही सिखाया पढ़ाया होगा। सुमन घंटों अपनी माँ से फ़ोन पर बातें करती रहती है और अपने घर की एक एक बात अपनी माँ को बताती है। उसकी माँ ने ही जरूर उसे भड़काया होगा कि घर में झगड़ा करो तो घर वाले खुद ही तुम्हें अलग कर देंगे और तेरे पति की कमाई बच जाएगी। तब श्याम प्रकाश जी बोलते हैं, अरे मुझे भी तो इतनी तनख्वाह नहीं मिलती और मेरे रिटायरमेंट में 2 साल ही बाकी रह गए हैं। मैंने जो थोड़ी बहुत बचत की थी वह सारा पैसा तो संजीव और अंकित के इलाज में लग गया और जितनी भी सैलरी मुझे मिलती है वह भी मैं घर में ही खर्च कर देता हूँ। मैं ठहरा प्राइवेट नौकरी करने वाला, मुझे भी इतना कहाँ मिलता है कि मैं घर की सारी जिम्मेदारी उठा सकूं। लेकिन अब तो हमारा बेटा संजीव भी ठीक हो गया है
और वह भी अपने व्यवसाय पर ध्यान देने लगा है। श्याम प्रकाश जी की बात सुनकर दुर्गा जी आगे बोलती हैं, एक बार तो सुमन अपने माँ से बोल रही थी, अभी पिंकी छोटी है इसलिए सबकी बातें सुनती हूँ, एक बार पिंकी बड़ी हो जाए तो मैं इस घर से अलग हो जाऊंगी। मैंने जब यह बात सुनी तो सुमन से बात की तो वह मुझसे छूटते बोली, आप मुझ पर नज़र रखती हैं। मैंने इस बात पर उसे डांट लगाई तो वह बोली, जरूर कुमुद भाभी ने आपके कान भरे होंगे, वह भी तो अपने मैके में बात करती हैं, तो आप सिर्फ मेरी बात पर ही क्यों ध्यान देती हैं, कुमुद भाभी पर ध्यान क्यों नहीं देती। तो मैंने उस दिन से सुमन को टोकना ही बंद कर दिया। लेकिन लगता है मैंने गलती की, मुझे उसी टाइम उन दोनों की बात करा देनी चाहिए थी। जो भी उन दोनों के बीच समस्या थी वो सुलझ जाती तो आज इतनी बड़ी समस्या ना पैदा होती। श्याम प्रकाश जी और दुर्गा जी अभी बात कर ही रहे थे कि तभी सुमन अंदर आती है और बोलती है, अच्छा माँ जी, आप मेरे खिलाफ पिताजी को भड़का रही हैं। पिताजी देखिए, माँ जी हमेशा कुमुद भाभी का ही पक्ष लेती हैं। तभी दुर्गा जी बोलती हैं, सुमन तुम क्या हमारी बातें छुप छुप कर सुन रही थी क्या? यह तो हम पर नजर रखना हुआ। तब सुमन बोलती है, अच्छा माँ जी, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। मैं तो आप लोगों को दूध देने आई थी, लेकिन आपकी सोच सुनकर मैं तो दंग ही रह गई। पहले तो आप मेरे पीछे ही पड़ी रहती थी, लेकिन आज तो आपने मेरी माँ को भी नहीं छोड़ा। अब तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। और चिल्लाते हुए उनके कमरे से बाहर निकल जाती है। तो अपनी पत्नी को गुस्से में देखकर राजीव भी उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह किसी की भी बात को नहीं सुनती है। सुमन का जैसे ही अपने ससुराल से जाना होता है, कुमुद का वैसे ही अपने ससुराल में वापस आना होता है। वह सीधे पिताजी और माँ जी के कमरे में जाती है और उनसे अपने किए की माफ़ी मांगती है। श्याम प्रकाश जी और दुर्गा जी उसे माफ़ कर देते हैं। तभी अंकित कुमुद के पास आता है और बोलता है, माँ मुझे नींद आ रही है, जल्दी चलो ना, मुझे सुला दो, प्लीज़ माँ मुझे सुला दो। तभी कुमुद अंकित को सुलाने के लिए अपने कमरे में ले जाती है। उधर श्याम प्रकाश जी बोलते हैं, दुर्गा अब आप ही बताइए कि इस लड़ाई का अंत कैसे हो। तो दुर्गा जी बोलती है, क्यों ना हम एक रसोई और बनवा दें। तो श्याम प्रकाश जी बोलते हैं, यह तो एक प्रकार का बंटवारा ही हुआ ना। तो दुर्गा जी बोलती हैं, घर को 2 भागों में बांटने से अच्छा है कि दोनों बहुओं की रसोई अलग कर दी जाए। अगर हम घर को 2 भागों में बांटेंगे तो हम कहाँ रहेंगे। इससे अच्छा है कि बच्चे हमारे सामने ही रहेंगे, तो हमें 2 रसोइयाँ ही बना देनी चाहिए। दुर्गा जी की बात सुनकर श्याम प्रकाश जी भी हाँ कर देते हैं और बोलते हैं कि देखता हूँ कल ही एक रसोई बनाने का काम शुरू कराता हूँ। इधर अंकित को सुलाने के बाद कुमुद उदास मन से कमरे में बैठी कुछ सोचे जा रही थी। तभी संजीव उससे बोलता है, क्या सोच रही हो कुमुद? तो कुमुद बोलती है, जब मैं अपने मैके गई तो 2-4 दिन सब ठीक रहा, लेकिन कल जब मैं अपने माता पिता के साथ खाना खाने बैठी तो पिताजी ने धीरे से बस भाभी से यही बोला, बेटा सब्जी में थोड़ा नमक कम डाला करो, मेरा बीपी थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो भाभी चिल्लाकर बोलती हैं, आप लोगों का यही लगा रहता है, कभी चाय में चीनी ज़्यादा, कभी सब्जी में नमक या तेल ज़्यादा। मैं तो पक चुकी हूँ आपके नखरों से। आप लोगों की जुबान देवरानी जी के सामने तो खुलती ही नहीं। तो मैंने भाभी से कहा, अरे उनका बेटा अभी 1 साल का है, तो उनको काम करने में थोड़ी दिक्कत तो होगी ही, इसमें गुस्सा होने की क्या बात है। तो मेरी भाभी मुझसे अकड़ते हुए बोली, आप तो चुप ही बैठिए, आप अपने घर को संभाल नहीं पा रही है और यहाँ आई मुझे लेक्चर देने। और पैर पटकते हुए रसोई घर में चली गई। मैं रोते हुए दूसरे कमरे में चली गई।
तो मेरी माँ पीछे पीछे आई और बोली, बेटा चुप हो जा। तब मैं माँ से बोली, माँ देखो ना भाभी ने मुझसे कैसे बात की। तब मेरी माँ बोली, बेटा इसमें तेरी ही गलती है। तुम क्यों छोटी छोटी बातें अपनी देवरानी की मुझे और अपनी भाभी को बताती थीं? चलो मुझे ही बताती, तुमने तो अपनी भाभी को भी सारी बातें बताई हैं। फिर वह मुझसे आगे बोलती है, एक बात बताओ बेटा, जब तुम्हारा बेटा अंकित हुआ था तब तुम्हारी सासू माँ ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया था? अरे माँ, मेरी सासू माँ ने तो उस समय मुझे माँ की कमी महसूस ही नहीं होने दी। उन्होंने तो एक कप मुझे सिंक में तक नहीं रखने दिया। यह सुनकर मेरी माँ आगे बोलती है, बेटा देवरानी आने से पहले तक तुम अपने ससुराल का एक एक काम बड़े मन से करती थीं और अपनी सासू माँ को हाथ तक नहीं लगाने देती थीं। फिर देवरानी आने के बाद तुम काम करने में क्यों चिढ़ने लगी, जबकि उसकी बेटी अभी 3 साल की ही है? तुम्हारी सासू माँ ने तुम्हारा इतना ख्याल रखा, तो क्या तुम अपनी देवरानी का ख्याल नहीं रख सकती थी? और उसकी हर एक छोटी छोटी गलतियों को तुम अपने मैके में बताती थी, तो तुम किस हक से अपनी बड़ी भाभी को यह बात बोल सकती हो? बेटा तुमने तो बहुत आसानी से कह दिया कि हम साथ साथ नहीं रह सकते, लेकिन कभी तुमने सोचा कि तुम्हारे माता पिता समान सास ससुर पर क्या बीती होगी? इस बात का एहसास तुम्हें अभी नहीं है। जब तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे और वो लड़ाई करेंगे और फिर बंटवारे की मांग करेंगे, उस वक्त तुम्हारे मन पर क्या बीतेगी? उस समय तुम्हें याद आएगी अपने सास ससुर की पीड़ा। यह सब बात बताते हुए कुमुद आगे बोलती है, संजीव तब से मेरा मन बिल्कुल भी वहाँ नहीं लगा। कल रात मुझे नींद भी नहीं आई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इसलिए मैं दौड़ी दौड़ी पिताजी और माँ जी के पास चली आई और उनसे माफ़ी भी मांगी। सुबह उठकर कुमुद ने श्याम प्रकाश जी और दुर्गा जी को भी यह सारी बातें बताईं जो उसके मैके में हुई। उसने अपनी गलती के लिए माफ़ी भी मांगी, तो उसके सास ससुर भी उससे माफ़ी मांगने लगे और बोले कि बेटा हमने भी तुम्हारी बात नहीं सुनी। तब कुमुद बोली, नहीं आप लोग हमसे बड़े हैं, आप लोग मुझसे माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। माफ़ी तो मुझे मांगनी है, मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी माँ जी। अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी जिससे आपको शर्मिंदगी महसूस हो या आपके दिल को ठेस पहुँचे। मुझे माफ़ कर दीजिए। श्याम प्रकाश जी और दुर्गा जी ने अपने बहू को गले से लगा लिया। इधर सुमन को गए हुए मैके में 10 दिन हो गए। एक दिन अचानक सुमन की छोटी बच्ची पिंकी सीढ़ियों से फिसल गई, जिससे उसकी पैर की हड्डी टूट गई। तो डॉक्टर ने उसके पैर पर प्लास्टर चढ़ा दिया और 1 महीने तक आराम करने को बोल दिया। सुमन अपनी छोटी सी बच्ची की देखभाल में लगी रहती कि एक दिन कमरे में उसकी भाभी चाय की ट्रे लेकर आई थी कि तभी पिंकी बॉल से खेल रही थी। तो पिंकी ने गेंद फेंकी तो गलती से वह गेंद उसकी मामी के ट्रे में लगी जाकर। गेंद के अचानक लगने से उसकी मामी के हाथों से ट्रे छूट गई, जिससे चाय फैल गई और सारे कप टूट गए। तो पिंकी से उसकी मामी चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी टांग ही टूटी है कि तुम आंखों से भी अंधी हो गई हो। तुम्हें दिखाई नहीं पड़ा कि मैं चाय लेकर आ रही थी। तभी भाभी की बात सुनकर सुमन बोलती है, अरे भाभी, पिंकी अभी 3 साल की छोटी बच्ची है, आप उससे किस तरह से बात कर रही हो? तो उसकी भाभी बोलती है, बच्चों को अभी अक्ल नहीं सिखाओगी तो क्या जब वह 50 साल के हो जाएंगे तब सिखाओगी? वैसे भी कप का सेट मेरी माँ ने बड़े प्यार से दिया था, इतना महंगा था। एक तो सारा दिन आप लोगों के नखरे उठाओ और खर्चे झेलो, और ऊपर से मेरा इतना कीमती सेट टूट गया। आज अपनी भाभी की ऐसी बातें सुनकर सुमन को अपनी जेठानी कुमुद के बेटे अंकित से कई बातें याद आ गईं। आज उसे एहसास हुआ कि एक माँ को कितना बुरा लगा होगा जब उसने अंकित से इतना बुरा व्यवहार किया था। उसने तुरंत ही अपना सामान पैक किया और एक कैब बुक की
और सीधा अपनी बच्ची को लेकर अपने ससुराल आ गई। ससुराल में सभी लोग उस समय दोपहर का भोजन कर रहे थे। सभी लोग सुमन को एकदम अचानक देखकर दंग रह जाते हैं। तभी सुमन दौड़कर सभी लोगों से माफ़ी मांगती है और कुमुद के पास जाकर बोलती है, कुमुद भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने उस दिन आपसे और अंकित से बहुत खराब व्यवहार किया था, मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी। कुमुद भी रोते हुए बोलती है, सुमन मुझे माफ़ कर दो, मैंने भी गुस्से में आकर तुम पर हाथ उठा दिया, मुझे भी समझना चाहिए था कि तुम्हारा भी छोटा बच्चा है, तुम अभी इतना काम नहीं कर सकती हो। और दोनों देवरानी जिठानी रोते हुए आपस में गले लग जाती हैं। फिर सभी की नज़र पिंकी पर जाती है। उसकी पैर की हालत देखकर सभी दंग रह जाते हैं। कुमुद तो दौड़कर पिंकी को गले से लगा लेती है और प्यार से कहते हुए बोलती है, मेरी प्यारी बिटिया अब अपनी ताई जी के पास आ गई है, अब मेरी प्यारी सी गुड़िया जल्दी से ठीक हो जाएगी। और पिंकी भी हंसकर कुमुद के गले लग जाती है। यह सब नज़ारा देखकर श्याम प्रकाश जी और दुर्गा जी भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं, भगवान ऐसे ही हमारे बच्चों को सद्बुद्धि देते रहना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आप सभी लोगों को कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी आप सभी लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय।